हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम क्लास 12th केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पोर्शन के अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको अल्कोहल एंड फिनॉल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिया था कि कितने टाइप के अल्कोहल एंड फिनॉल्स होते हैं। आज हम इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक चेक नहीं किया है तो उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लिंक के थ्रू आप उस पिछले वीडियो को, मतलब इसके अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के पार्ट 1 को चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और लाइक कर दिया कीजिए दोस्तों वीडियो को, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत सारे तरीक़ों से अल्कोहल बनाया जा सकता है। ठीक है, किन किन चीज़ों से बनाया जा सकता है? हेलोएल्केन से बनाया जा सकता है, ठीक है, एल्कीन से बनाया जा सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया जा सकता है, एल्डिहाइड से बनाया जा सकता है, कीटोन से बनाया जा सकता है। ठीक है, इन सभी का यूज़ करके अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। आज मैं यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात करूँगा। एक मैं यहाँ पे बात करूँगा हेलोएल्केन्स के बारे में कि हम हेलोएल्केन्स से कैसे बना सकते हैं। फ्रॉम हेलोएल्केन लिखते हैं, है ना। हाउ कैन वी प्रिपेयर एल्कोहल, हाउ कैन वी प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम हेलोएल्केन्स। ठीक है, तो पहला हो जाएगा फ्रॉम हेलोएल्केन्स। ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पे जिसका बात करने वाला हूँ, दूसरा पॉइंट जिनसे हम बना सकते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। इन दोनों मेथड्स का यूज़ करके हम मतलब अल्कोहल जो है वो बना सकते हैं, है ना। फ्रॉम हेलोएल्केन से भी बना सकते हैं, फ्रॉम एल्कीन से भी बना सकते हैं। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड से, एल्डिहाइड से, कीटोन से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि फ्रॉम हेलोएल्केन्स हाउ कैन वी प्रिपेयर एल्कोहल। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा फ्रॉम हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स भी लिख लीजिए। हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स, इससे हम कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पे हमको देखना है एक्शन ऑफ डाइल्यूट KOH या फिर डाइल्यूट NaOH। ठीक है, बेस का, डाइल्यूट बेस का हमको क्या कराना है? रिएक्शन कराना है। ठीक है, सॉरी गाइस, है ना। एक्शन ऑफ डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट बेस हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे। बेस मतलब ऐसा बेस जो OH- आयन प्रोवाइड कर सकता है। उसके डाइल्यूट कंडीशन में अगर हम हेलोएल्केन, हेलोएरिन्स को डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन कराएं तो वहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो गया हमारा इथाइल हैलाइड, है ना। हेलोएल्केन हम इसको बोल सकते हैं। इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं या इसको हम ट्रीट करते हैं एक्वस KOH से। ठीक है, KOH से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सीधा सीधा यहाँ पे CH3 CH2 और OH मतलब इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। ऐसे ही सेम रिएक्शन यू कैन कैरी आउट इन प्रेजेंस ऑफ aqueous NaOH. सेम रिएक्शन विल बी देयर, है ना। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा जैसे हम बेंजाइल अल्कोहल बनाना चाहें तो ये हो गया हमारा बेंजाइल हैलाइड। इसका रिएक्शन हम एक्वस KOH से कराते हैं। ठीक है, एक्वस KOH से कराने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल हमको मिलता है। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ही हमको मिलता है।
तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए गाइज, यहाँ पे एक्वस ही लेना है, एक्वस लिखा होगा या फिर डाइल्यूट लिखा होगा। डाइल्यूट भी ऐसा लिखा हुआ हो सकता है, डाइल्यूट KOH हो सकता है, डाइल्यूट NaOH हो सकता है, डाइल्यूट KOH हो सकता है, ठीक है। तो आपको डाइल्यूट लिखा रहे या एक्वस लिखा रहे सेम रिएक्शन देना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहीं पे मैं इसको ये 2 रिएक्शन नीचे की इरेज करता हूँ, आप लिख लीजिए पॉज करके, ठीक है। मान लीजिए यहीं पे सेम रिएक्शन है ना, लेकिन डाइल्यूट KOH की जगह पे क्या लिख दिया है, एल्कोहलिक KOH लिख दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप ऐड नहीं होगा, यहाँ पे से हो जाएगा एलिमिनेशन और बन जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन यहाँ पे बन जाएगा। अगर सेम टू सेम मान लीजिए यहाँ पे एल्कोहलिक NaOH भी लिखा है तो भी, है ना, एल्कोहलिक NaOH लिखा है तो भी यहाँ पे आपका एलिमिनेशन होगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो ये डिफरेंस आपको जो है ना एक्वस और एल्कोहलिक AQ और AlC, ठीक है। या फिर यहाँ पे मान लीजिए इस कंडीशन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है KOH वाटर, ये लिखा हुआ हो सकता है। यहाँ पे इस कंडीशन के लिए लिखा हुआ हो सकता है, यहाँ पे के लिए KOH और C2H5OH इथाइल अल्कोहल लिखा हुआ हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो एलिमिनेशन होगा, ऐसा लिखा हुआ है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और हम हेलो एल्केन हेलो एरिन से क्या बना सकते हैं, आपका यहाँ पे एल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन में नहीं आना है। एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्कोहल बनेगा, एल्कोहलिक KOH या NaOH एलिमिनेशन होगा, एल्कीन बनेगा, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये तो पहला चीज़ हो गया, पहला मेथड कि हेलो एल्केन्स हेलो एरिन से कैसे बना सकते हैं। हेलो एरिन से और बनाया जा सकता है, देखिए हेलो एरिन से हमको क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है, ठीक है। हेलो एरिन से क्या बनाना है, फिनॉल। तो ये हो जाएगा हमारा हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स, ठीक है। अब इस हेलो एरिन्स का यहाँ पे नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा दीजिए HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2, ठीक है, NaNO2। तो ये हमारा क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट यहाँ पे बनता है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा। अब बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को हम ऑक्सीडाइज करा दें तो बेंजोइक एसिड बनेगा। अगर हम इसका क्यूप्रस एलाइड के साथ रिएक्शन करा दें तो हेलो एरिन्स बन जाएगा फिर वापस, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का हम लोग को क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है, HOH हो जाएगा। ये हमको करना है, ठीक है, ये किया जा सकता है। इसके अलावा अगर डायरेक्टली इसका एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएं तो भी ये पॉसिबिलिटी बनती है कि डायरेक्ट के एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा के हम फिनॉल बना लें। तो इस मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन हेलो एरिन से बनाया जा सकता है आपका एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है, फ्रॉम एल्कीन्स हाउ कैन वी प्रिपेयर। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको 2 मेथड्स बताता हूं। पहला है एसिड केटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ द एल्कीन, ठीक है। एल्कीन मतलब क्या हो जाएगा,
जहाँ पे C डबल बॉन्ड C ग्रुप हो, इसको एल्कीन बोलेंगे। अब इसके लिए दो मेथड्स का हम यूज़ कर सकते हैं। पहला है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O, ठीक है, डायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O। दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको HBD मेथड से भी जाना जाता है। HBO बोल सकते हैं, HBD नहीं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO मेथड से भी जाना जा सकता है। और इसको वी कैन से दैट दिस रिएक्शन कैन बी, वी कैन से दैट इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इन दोनों मेथड्स का यूज़ करके हम यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा, इन दोनों मेथड्स के अलावा एक मेथड और होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन एग्जाम, बोर्ड लेवल के लिए ये दोनों सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये इन दोनों से सफिशिएंट हम यहाँ पे बोर्ड लेवल के लिए देख रहे हैं, अभी फिलहाल कंपटीशन के लिए नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का अभी वीडियो नहीं बना, मतलब इसमें ऐड नहीं करूँगा। उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का, कि वहाँ पे क्या होता है। इन दोनों से थोड़ा टफ प्रोसेस है वो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का। ठीक है, पहला मेथड है हमारा एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में हम लोग देखते हैं दो टाइप के एल्कीन हो सकते हैं। यहाँ मैं बता देता हूँ, दो टाइप के एल्कीन हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपका सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, मतलब ऐसे एल्कीन जहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों ओर, इसको छोटा कर लो थोड़ा, डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों ओर सेम ग्रुप जुड़े हों। मान लीजिए कि ए ग्रुप जुड़ा हो तो सभी ग्रुप क्या हों? ए हों। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे। जैसे कि C2H2, C2H2, यहाँ पे देख लीजिए, ये H2 इसका भी हो गया, H2 इसका भी हो गया, सॉरी C2H4 यार, C2H4 है ना, इथीन, सिंपलेस्ट सिमेट्रिकल एल्कीन है ये। इसके बाद हम देख सकते हैं 2 ब्यूटाडाइन, मतलब ब्यूट 2 इन का हम देख सकते हैं, डाइन बोल दिया था, ब्यूट 2 इन। जैसे यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों जो कार्बन हैं भाई, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं HCH3। आ रहा है समझ में? अब दोनों ओर सेम ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, भले मैं इसको थोड़ा कर दिया हूँ, जियोमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म होते हैं ये ट्रांस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों ओर जो, ये H नहीं है, ये C है खाली। ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों ओर देख लीजिए, CH3H ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और टाइप का जो एल्कीन होता है, दैट इज नोन एज द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, तो इसमें जैसे देख लीजिए यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर इसको मैं ऐसा दिखाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? एक कार्बन के पीछे 2 हाइड्रोजन हैं और दूसरे के पीछे, एक तो CH3 है और दूसरा क्या है?
हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अनसिमेट्री है, इस साइड जो है वो ज़्यादा भारी है, ये जो है थोड़ा हल्का है, तो ये अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हम लोग इसको बोलेंगे। तो ये दोनों टाइप के एल्कीन्स में मैं आपको एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, है ना, ए कर दीजिए इसको, है ना। इसमें क्या करते हैं अपन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन है, मतलब यहाँ पे वाटर का रिएक्शन हमको कराना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। मैं यहाँ पे एसिड को H+ से डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि एसिड जो होता है वो प्रोटॉन डोनेट करता है और वो प्रोटॉन H+ के फॉर्म पे आता है, ठीक है। आपको कई बार रिएक्शन में ऐसा लिखा हुआ भी मिल जाएगा, जैसे मैं ऐसे लिखा हूँ तो ऐसा लिखा हुआ भी मिल जाएगा, या फिर ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, मान लीजिए ऐसा पूरा ये बना हुआ है, H+H2O लिखा हुआ मिलेगा, या फिर H3O+ लिखा हुआ मिलेगा। तो डोंट बी कंफ्यूज, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे तो दोनों सेम नंबर में हाइड्रोजन है, कार्बन भी सेम टू सेम है, तो हम कहीं पे भी एक हाइड्रोजन, देखिए वाटर का मतलब क्या है, H और OH, वाटर का मतलब क्या है, H और OH, है ना। तो ये H+ हो गया और ये H- हो गया। अब इसको बीच से ब्रेक कीजिए वाटर को, और यहाँ से जो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक कीजिए और हाइड्रोजन को किसी भी कार्बन में जोड़ दीजिए और OH को कहीं भी जोड़ दीजिए, बात तो एक ही है, कहीं से भी जोड़ देंगे, है ना। तो मान लीजिए हमने इसमें हाइड्रोजन जोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, है ना। और ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये क्या हो गया आपका OH। तो इथाइल अल्कोहल बन रहा है। आप इस साइड OH जोड़ेंगे तो H पहले लिख जाएगा, बात तो एक ही है, IUPAC नेम तो दोनों का सेम होगा। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई मतलब नहीं है, वाटर को ब्रेक कीजिए, एक हाइड्रोजन किसी कार्बन पे जोड़ दीजिए जैसे मान लीजिए कि हम इसका यूज़ करते, यहाँ पे यूज़ करते, है ना। तो यहाँ पे यूज़ करते तो क्या होता, चलिए देख लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे भी फिर वही, है ना, H3O ले लेते हैं प्लस, मतलब क्या है, HOH, ये ले लेते हैं। अब यहाँ से एक बॉन्ड तोड़िए, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़िए, और उसके बाद एक H किसी भी कार्बन से जोड़ दीजिए और दूसरा H किसी भी कार्बन से जोड़ दीजिए, है ना। तो एक मतलब इस H को मान लीजिए हम इसको जोड़ते हैं और OH को इससे जोड़ते हैं, तो क्या बनेगा हमारा, CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। यहाँ पे CH शुरू से है, एक हाइड्रोजन हम लोग यहाँ से लेके इसको दे दिए, तो ये CH2 हो जाएगा, और क्या बनेगा, CH3 हो जाएगा। तो ब्यूटेन टू ऑल बनेगा यहाँ पे। अगर इससे भी जोड़ते, मान लीजिए OH को इससे जोड़ते, तो भी ब्यूटेन टू ऑल ही बनता। तो ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन का केस हो गया, ठीक है, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये सिमेट्रिकल एल्कीन का केस है ना। अब देखिए यहाँ पे हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में बात करते हैं, फिर दोनों रिएक्शन देखने के बाद मैं मैकेनिज्म भी आपको बताऊंगा। ये हो गया, लिख लिए आप, चलिए क्या होगा, देखिए अब बी में हम देखते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, है ना, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल है, देख लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इस पे हम रिएक्शन कराते हैं H3O+ का, मतलब यहाँ पे देखिए HOH ही होगा। अब यहाँ पे आपको लगाना है दिमाग कि ये प्लस कहाँ जाएगा और ये माइनस कहाँ जाएगा, ठीक है। ये एडिंग रिजेंट है वाटर, तो इसका पॉजिटिव एरिया किस कार्बन से जुड़ेगा और नेगेटिव एरिया किस कार्बन से जुड़ेगा। तब यहाँ पे तो बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक होने के बाद ये हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा और ऑक्सीजन OH किससे जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको अभी कहीं पे नहीं जोड़ सकते। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए मार्कोनी-कॉफ का रूल। मार्कोनी-कॉफ्स रूल क्या बोलता है, मार्कोनी-कॉफ्स का रूल बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिजेंट गो टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव पार्ट
ऑफ द एडिंग रिएजेंट गोज टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये होगा यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और क्या बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट आ गया तो OH हो जाएगा। ये बॉन्ड तो डबल था सिंगल हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका CH3। तो प्रोपेन टू ऑल ये बनेगा। ये है मार्कोनिकॉफ का एडिशन, समझ में आता है, ये मार्कोनिकॉफ का एडिशन है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये मार्कोनिकॉफ का एडिशन हो गया। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि यहाँ पे ये OH बीच वाले में ही क्यों गया, पीछे वाले में क्यों नहीं गया, ये हमको मैकेनिज्म से समझ में आ जाएगा। मार्कोनिकॉफ के एडिशन में याद रखिएगा कि जो नेगेटिव पार्ट होता है वो बीच वाले में जुड़ता है, मतलब ऐसे कार्बन से जुड़ता है जिसके पास कम हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है, तो वो हम जब मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप इसका फटाफट से लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं मैकेनिज्म एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का। हम यहाँ पे मैकेनिज्म देखेंगे। मैं इरेज करता हूँ इसको पूरा। देखिए क्या होगा, सबसे पहले समझिए कि कोई भी एसिड हम लेते हैं तो वो H+ आयन प्रोवाइड कराता है। कोई भी एसिड हम लेते हैं तो क्या करता है, H+ आयन प्रोवाइड कराता है। तो स्टेप 1 जो इसका होगा, स्टेप 1, ये 3 स्टेप में होने वाला मतलब रिएक्शन है, मतलब 3 स्टेप में हम इसके मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ द एल्कीन, ठीक है। क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, स्टेप 1। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने एक एल्कीन ले लिया, ये तो हो गया CH3, इससे हमको कोई काम नहीं है। ये हो गया CH, ये हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया CH2, ठीक है। अब इसका रिएक्शन मैं कराता हूँ किससे, H+ से, ठीक है। H+, प्रोटोनेशन हम इसका करते हैं, ठीक। अब देखिए जब इसको मैं प्रोटॉन से ऐड करूंगा, प्रोटॉन जब इस पे रिएक्शन कराऊंगा तो देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो होता है इसमें है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये दोनों जो कार्बन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ठीक है। दोनों जो कार्बन है वो क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, है ना। तो अब दोनों की कैपेसिटी है, देखिए यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक जो है वो पाई बॉन्ड है। तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो हाइब्रिडाइजेशन से बना है, और जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बना है, तो दैट इज लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों में कैपेसिटी है कि पाई इलेक्ट्रॉन को ये भी अट्रैक्ट कर सकता है और ये भी अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। ये भी अट्रैक्ट कर सकता है और ये भी अट्रैक्ट कर सकता है। सपोज कीजिए कि हमने इसको इस एज को यहाँ पे अटैक कराया, तो इसने क्या किया, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए कैसे आएगा, CH3C, ये तो H ऊपर है और नीचे क्या आ गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया और ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। इसी में दूसरी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, इसको हटाइए यहाँ पे से। अब इसको हम लोग यहाँ अटैक करा देते हैं। मान लीजिए कि ये जो H+ है वो इस कार्बन पे अटैक करता है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इधर ट्रांसफ़र, है ना। तो उस केस में क्या होगा, CH3 और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए ये जो मतलब केटायन बना, कार्बोकेटायन बोलेंगे ना, कार्बोकेटायन का जनरेशन हो, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको कार्बोकेटायन बोलेंगे। तो इसमें से कौन सा स्टेबल होगा, तो आपने अगर कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज टर्शियरी इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है, एंड प्राइमरी इज लिस्ट स्टेबल। तो ये जो हमारा बन रहा है ये है हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन और ये है हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है, अनस्टेबल होगा। और
आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन तभी होता है जब स्टेबल प्रोडक्ट बने। तो ये हमारा स्टेबल है और ये हमारा स्टेबल नहीं है, इसलिए सेकेंडरी जो कार्बन है यहाँ पे बीच वाला जो कार्बन है उसी पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आ रहा है समझ में? पूरा क्लियर है बात? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सेकेंडरी कार्बोकेटायन का जनरेशन हो गया, इसको मिटा देते हैं, है ना। कार्बोकेटायन जो बन रहा है ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड नंबर पे ही हमारा जो केटायन है पॉजिटिव चार्ज है वो आता है। अब इस पे हम लोग कराते हैं वाटर का एडिशन। देखिए वाटर मतलब ये वाटर हो गया, ठीक। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको चाहिए अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन किसके पास है, वाटर के मॉलिक्यूल के पास है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने एसिड कैटालिस्ट, चलिए छोड़िए, यहाँ पे इसको सेकेंड स्टेप में बताता हूँ मैं आपको, ये सेकेंड स्टेप हो जाएगा, तो इसको सेकेंड स्टेप में देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हो गया कार्बोकेटायन का जनरेशन, ठीक है, जिसको प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन बोला जाता है। सेकेंड स्टेप है स्टेप 2, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अटैक ने यहाँ पे लिख दो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। C+, ठीक है, C+ पे क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब देखिए कैसे अटैक होगा, इसको बनाते हैं। ठीक है, ये हो रहा है। अब यहाँ पे वाटर जिसके पास 2 ठो लोन पेयर है, ये 2 लोन पेयर और ये 2 लोन पेयर, और इसके पास 2 हाइड्रोजन भी है, ठीक है। अब जब अटैक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए पॉजिटिव, तो ये अटैक करेगा इस पे। तो क्या बनेगा, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका CH3, ये तो हो गया H, ये हो गया O, और इधर हो गया H, इधर हो गया H, और ये हो जाएगा हमारा CH3, ठीक है। क्लियर हो रहा है बात? और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचा तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, किसमें, ऑक्सीजन में। अब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका सेकेंड स्टेप। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये बहुत अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है दैट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस सिचुएशन में वो पॉजिटिव चार्ज तो बर्दाश्त कर नहीं पाएगा। तो तीसरा जो स्टेप होगा यहाँ पे वो होगा डी प्रोटोनेशन। स्टेप थर्ड दैट इज डी प्रोटोनेशन, ठीक है। डी प्रोटोनेशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे अब मैं सीधा सीधा इसको लिखता हूँ, CH3 है ना, CHOH2 प्लस, ठीक है, और ये हो गया CH3, यहाँ पे से -H+ होगा। ये देखिए इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये हो गया ऑक्सीजन और इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, और इस पे आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक हाइड्रोजन में से वो इधर ले लेगा, ठीक है। तो हमारे पास -H+ मतलब एक H+ जो है वो बाहर निकल गया, डीप्रोटोनेट हो गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH, ये हो गया OH और ये हो गया CH3। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालिस्ट, है ना, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन ऑफ द एल्कीन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने इसको आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के
फेवर में बताया है कि अनसिमेट्रिकल एल्किन में कैसे हो सकता है, ठीक है। कि और अनसिमेट्रिकल में बताने का रीज़न ये है कि सिमेट्रिकल में तो कोई दिमाग लगाना नहीं है। सिमेट्रिकल में आप प्रोटोनेट कीजिए, कहीं पे भी कार्बोकेटायन जनरेट कीजिए, उस पर फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराइए और डीप्रोटोनेशन कराइए, बात एक ही है। लेकिन यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि बीच वाले कार्बन पे क्यों पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉसिबिलिटी तो इस वाले कार्बन की भी है, लेकिन ये वाले कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, पहले कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वहाँ पे अनस्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, इसलिए सेकेंडरी जो कार्बोकेटायन बनेगा वो हमारा स्टेबल होगा बीच वाले पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये मेरा बताने का मेन टारगेट था, इसीलिए मैंने अनसिमेट्रिकल एल्किन पे बनाया है। तो ये हमारा एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन ऑफ द एल्किन का मैकेनिज्म। क्लियर हो रहा है गाइस? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इरेज करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम सेकंड मेथड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में। सेकंड मेथड हम इसमें देखते हैं फ्रॉम एल्किन्स में। इसका भी वही केस है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल वाला। तो पहले सिमेट्रिकल में देख लेंगे और उसके बाद अनसिमेट्रिकल में देख लेंगे जी। तो दूसरा मेथड क्या था इसमें? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमको यहाँ पे देखना है। देखिए यहाँ पे कैसे होगा, मैं पहले सिमेट्रिकल एल्किन लेता हूँ, तो पहले इसको ए कर देता हूँ, है ना। ये सिमेट्रिकल एल्किन हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, जैसे मैं इसको लेता हूँ C2H4, ठीक है, C2H4। अब इसका रिएक्शन हमको कराना है डाइबोरेन से, है ना। डाइबोरेन के लिए देखिए यहाँ पे कैसे कैसे लिखा हुआ हो सकता है, एरो के ऊपर में लिखा हुआ रहेगा। डाइबोरेन डायरेक्टली लिखा हुआ हो सकता है, या फिर BH3 लिखा हुआ हो सकता है, B2H6 लिखा हुआ हो सकता है, या फिर लिखा हुआ हो सकता है BH3 का होल ट्वाइस। तो ये तीनों में से कोई भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है। हम ले ये B2 है ना, B2H6, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं BH3, ठीक है, BH3। चलिए अब इसका रिएक्शन हमको कराना है, BH3 का रिएक्शन जो है वो हमको पहले यहाँ पे कराना है। BH3 का जो एडिशन है इस पे वो क्या कहलाएगा, आपका हाइड्रोबोरेशन कहलाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं प्लस ऐसा लिख देता हूँ HBHH, ठीक है। देखिए मेरे को बताइए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हैं इसमें से एक तो सिग्मा है और दूसरा पाई है ना। जो बॉन्ड्स हैं वो तो सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा जो है पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड लूजली हेल्ड होता है, बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब ये जो बोरेन है ना, वो मतलब BH3 है, यहाँ पे मैं एक बार बताता हूँ आपको BH3। तो ये BH3 जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोलने का मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, दैट आर नोन एज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। आप लिख सकते हो इसको। देखिए सबसे पहला चीज आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट कंपाउंड क्यों बनाता है। टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी करके उसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल हो जाए, इसलिए वो मतलब कंपाउंड बनाता है। और जिनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है वो बहुत कम कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है तो दे डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स। जेनॉन, रेडनॉन कुछ बनाते हैं लेकिन रेयर केस है, मान के चलिए। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ऑक्टेट बनने के बाद भी कंपाउंड बनने के बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका कंपाउंड बनने के बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जिसमें से एक है आपका बोरॉन, दूसरा है एल्यूमिनियम, मतलब बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनका अगर हम AB3 टाइप का मतलब समझ रहे हैं, जैसे BH3 हो गया,
H3 हो गया, या फिर BX3 हो गया, या LX3 हो गया, इस टाइप का अगर कंपाउंड बन रहा है तो ये सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और इनके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है और इस p ऑर्बिटल में ये किसी दूसरे कंपाउंड से दिए गए इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, या कोई लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, उसको ये लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यही मतलब जो बात है वो यहाँ पे भी होगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी होगा। कोई भी एक देखिए यहाँ पे जो ज़्यादा मैं बताया आपको कि डबल बॉन्डेड अगर कार्बन है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो कोई भी एक कार्बन हम यहाँ से मान लेते हैं जिसने पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया और वो पाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के बाद देखिए अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, ये इसको यहाँ उठा के लिख लिए हम लोग, ठीक है। चलिए ये हो गया है ना। इस पे अब ये बोरॉन कहाँ अटैक करेगा, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो मान लीजिए कि इसने यहाँ पे अटैक कर दिया बोरॉन ने, ठीक है। इसने क्या किया, बोरॉन ने इस पे अटैक किया और इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इस कार्बन पे चले गए और एट द सेम टाइम ये जो हाइड्रोजन है ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन लेके इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट, ये बोरेन इस पे शिफ्ट, ठीक है। जो बोरॉन है ये इस कार्बन पे गया और हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे गया और यहाँ पे से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अब क्या बनेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दो कार्बन शुरू से थे, दो हाइड्रोजन शुरू से थे, एक हाइड्रोजन फिर आया, क्या बना, CH3, सिंगल बॉन्ड हो गया। और यहाँ पे तो CH2 है, हाइड्रोजन तो जोड़ नहीं रहा, तो क्या वो जोड़ रहा है, BH2 जुड़ेगा, यहाँ से BH2 जुड़ेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जब ये 3 बॉन्ड बना था तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, फिर ये 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ, तो फिर उस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई। फिर इस पे मान लीजिए, इसको मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके पास फिर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, ये फिर क्या करेगा, दूसरे यूनिट पे अटैक करेगा। भाई अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो एक ही एटम थोड़ी होगा, बहुत सारे एटम होंगे ना, तो ये दूसरा एटम है। अब ये फिर इस कार्बन पे अटैक किया है ना, और ये हाइड्रोजन फिर इधर, तो फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ओवरऑल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3 CH2 का टॉइस, और ये क्या बन जाएगा, B टॉइस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा समझिए आप इसको, ये बोरॉन और ये बना CH2, इससे जुड़ा CH2 और ये वाला होगा CH3 और इधर जुड़ा है CH2 और इधर जुड़ा है CH3, सेम यूनिट है। अब देखिए फिर 3 बॉन्ड बना रहा है, तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये तीसरे यूनिट पे अटैक करेगा, सेम रिएक्शन होगा, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे बन जाएगा B और ये हो गया CH2 CH3 और ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3 और इसके नीचे साइड भी हो जाएगा CH2 CH3। अब इसके पास हाइड्रोजन और नहीं है तो ये अटैक नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता, मान लीजिए कर भी देता है किसी के पास अटैक तो रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तो ये और एल्किन ग्रुप इस पे ऐड अब नहीं होगा, ठीक। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए कि बोरॉन में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होके अब तीनों हाइड्रोजन की जगह पे CH2 CH3 जुड़ गया है, सेम ग्रुप जुड़ गया है, आगे पीछे कहीं से भी जोड़ते तो कोई मतलब नहीं था। तो ये हमारा बन गया, ये जो प्रोडक्ट है दिस इज ड्यू टू द हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। सेकेंड जो इसका स्टेप होगा, अब जो सेकेंड स्टेप है उसको हमको इस पे रिएक्शन कराना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, हम ले लेते हैं CH3 CH2, इसके 3 यूनिट्स हैं 1 2 3, तो 3 हो गया और ये हो गया बोरॉन, ठीक है। इसका रिएक्शन हमको कराना है H2O2 से, मैं इधर लिखता हूँ H2 प्लस कर दीजिए यहाँ पे H2O2, और ये जो होगा हमारा डाइल्यूट बेसिक मीडियम, ठीक है, डाइल्यूट बेसिक मीडियम पे हम इसको कराएंगे। अब देखिए इस H2O2 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, OH इसके 3 यूनिट ले लीजिए, इसके भी 3 यूनिट ले लीजिए, लिख सकता हूँ क्या। अब देखिए यहाँ से ये जो बॉन्ड है ना,
इसको यहाँ से ब्रेक कीजिए। अब 3 यूनिट OH का इधर बन जाएगा, 3 यूनिट OH का इधर बन जाएगा, इसमें एक B बन जाएगा और इधर 3 यूनिट CH2 CH3 के बन जाएंगे। तो ऐड कर दीजिए इनको, CH2 CH3 के 3 यूनिट के साथ 3 OH जुड़ जाएगा और इस बोरॉन के साथ 3 OH जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए CH3 CH2OH बना है ना, 3 यूनिट ये और 3 यूनिट ये, तो तीनों मिलके 3 CH2OH बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, BOH का थ्राइस ये बन जाएगा, या फिर इसको बोलते हैं H3BO3 बोरिक एसिड इसको बोला जाता है, ये बनेगा। ठीक है, तो ये तो है हमारा किसमें, सिमेट्रिकल एल्किन का केस है। सिमेट्रिकल एल्किन में बोरॉन यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, बोरॉन इज फ्री, कहीं भी अटैक कराइए यही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी सेम केस, बोरॉन इस पे भी कर सकता है, बोरॉन इस पे भी कर सकता है, फिर यही प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे भी फ्री है, तो ये सेम केस होता चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि सिमेट्रिकल एल्किन में क्या होता है और यहाँ पे हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, इसको इनडायरेक्ट एडिशन बोला जाता है, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, इनडायरेक्ट एडिशन, इनडायरेक्ट एडिशन। सिमेट्रिकल में तो कोई मतलब नहीं है, किसी रूल को फॉलो नहीं करना है। सिमेट्रिकल में अगर आपको रिएक्शन दिया जाएगा तो इसके 3 यूनिट्स यहाँ पे दिए जाएंगे, BH3 से रिएक्शन कराया जाएगा और डाइल्यूट बेसिक मीडियम रखा जाएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, इसको मैंने बोला था आपको। तो इनडायरेक्ट बोलने का रीज़न क्या है कि ये जो OH ग्रुप आया है वो किससे आया है, H2O2 से आया है, वाटर से थोड़ी आया। इट इज़ नॉट वाटर, इट इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से आने की वजह से भी सेज इट इज़ एन इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। ठीक, तो इट इज़ ऑन द सिमेट्रिकल एल्किन। अब इसको देखते हैं अनसिमेट्रिकल एल्किन के केस में, देखिए क्या होगा। क्वेश्चन कैसे आता है वो बताता हूँ और उसके बाद इसमें दिया कैसे रहता है और आप समझेंगे कैसे कि यहाँ पे इनडायरेक्ट एडिशन में क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये दिया हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें इस तरीके से दिया रहेगा, पहला दिया रहेगा, फर्स्ट स्टेप जो दिया रहेगा BH3 का एडिशन, और दूसरा स्टेप दिया रहेगा H2O2 एंड OH माइनस। OH माइनस का मतलब बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर कराना है। हालांकि जो रूल है एंटी मार्कोनिकॉफ का, उसके हिसाब से वाटर का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन नहीं होता, लेकिन आप यहाँ पे याद रखिए कि आपको जो वाटर ऐड कराएंगे ना, तो जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ में HBr का एडिशन होता है, वैसे ही आपको एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से वाटर को ऐड कराना है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के एडिशन ऑफ वाटर लिख लो, रूल तो नहीं बोलता मैं, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर ले लीजिए, क्या होगा, वाटर माने HOH। क्या बोलता है एंटी मार्कोनिकॉफ कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाता है, दैट गोज टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रीजन गोज टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3 और ये देखो CH था, तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन गया तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा CH2OH बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोपेन 1 ऑल यहाँ पे बनता है, क्या बनता है, प्रोपेन 1 ऑल यहाँ पे बनता है। इट इज नोन एज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्किन। इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर इस पे क्यों ऐड हो रहा है, इस चीज़ को हम समझते हैं। चलिए, तो इसका मैकेनिज्म बताता हूँ मैं आपको, इसको लिख लीजिए आप। रिएक्शन आपको ऐसे ही दिया जाएगा, ठीक है, मैकेनिज्म पूछता नहीं है, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि OH यहाँ पे क्यों ऐड होगा, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें कि ये OH जो है वो पहले कार्बन पे ऐड होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर जो है वो होगा। ठीक है, लेकिन जो बेसिक एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल है उसके हिसाब से वो वाटर पे एप्लीकेबल ही नहीं है, वो तो HBr पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जैसा होता है HBr का एडिशन, वैसे ही आपको वाटर का एडिशन यहाँ पे कराना है। ठीक है, अभी भूल जाइए कि वो एप्लीकेबल है कि नहीं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा।
ये हो गया आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H2, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही केस, मैं यहाँ पे बोरिन को ऐसे ही ले लेता हूँ, ठीक, ये बोरेन हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो ये जो बोरॉन है वो इस पे भी अटैक कर सकता है, ये बोरॉन इस पे भी अटैक कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, जब बोरॉन इस पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इस पे क्या आएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना। हालांकि इस रिएक्शन में ध्यान रखिएगा कार्बोकेटायन नहीं बनता, ये जो हाइड्रोजन है ना ये बनने नहीं देता, ये इसी टाइम पे साइमल्टेनियसली ये हाइड्रोजन भी इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो कार्बोकेटायन है वो बनेगा नहीं। लेकिन ये जो बन रहा है, मान लीजिए कि अभी हाइड्रोजन ने इस पर अटैक नहीं किया है, बोरॉन ने इस पर अटैक कर दिया है, तो जो बनेगा कार्बोकेटायन वो बनेगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इस पे बोरॉन ने अटैक कर दिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा इस साइड कंप्लीट और ये बन जाएगा पॉजिटिव, है ना। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन उस पर अटैक कर देगा तुरंत। तो मेरे को ये बताइए कि जब ये प्राइमरी बन रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा कि जब ये सेकेंडरी बन रहा है तब ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर बोरॉन इस कार्बन पे अटैक करता है तो वो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा दैट विल बी मोर स्टेबल, है ना। तो कार्बन, बोरॉन अटैक्स ऑन दिस कार्बन एंड इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन मूव्स टू दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन मूव्स टू दिस कार्बन, ठीक। ये हमारा होगा यहाँ पे टोटल जो प्रोसेस है, ठीक है। बोरॉन अटैक करेगा इस कार्बन पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा कंसिडरेट कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन इधर गया तो बोरॉन उस पर अटैक किया, और सेम टाइम पे हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, ये तो CH3 जो पीछे है वो तो रहेगा ही, CH3 ही रहेगा ये वाला। ये क्या हो गया, CH था और ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा CH और बोरॉन ने इस पे अटैक कर दिया तो बोरॉन क्या हो जाएगा B, और ये हो गया H और ये हो गया H। समझ में आ रहा है। अब ये जब बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा था तो ये क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। अब यहाँ पे फिर बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे सेम कंडीशन, है ना। बोरॉन क्या करेगा, फिर इस कार्बन पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2, ठीक है, CH2 और ये हो गया B, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये इस पे जुड़ जाएगा तो क्या होगा, CH2, ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना। अभी इसमें देखिए एक हाइड्रोजन अभी भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो अब ये फिर 3 बॉन्ड बना रहा है बोरॉन जो है, तो ये फिर क्या करेगा, फिर अगले यूनिट पे अटैक करेगा। मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो ऊपर लिखें क्या, ऊपर ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इसको ऐसा लिखते हैं, ये हाइड्रोजन इधर लिख लेते हैं और इसको लिख देते हैं CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे ये फिर क्या करेगा, फिर अटैक करेगा किस पे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये बोरॉन फिर इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन फिर इस पे अटैक करेगा। फिर क्या बनेगा हमारे पास, देखिए ये हो गया बोरॉन और ये हो गया CH2 CH3, ये हो गया CH2 CH3 और ये हो जाएगा CH2 CH3। ये सब बन गए, है ना। अब इस बोरॉन के पास और हाइड्रोजन है नहीं तो ये और एल्कीन ग्रुप पे अटैक नहीं करेगा, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा हाइड्रोबोरेशन। अब इसका ऑक्सीडेशन कराना है हमको, तो ऑक्सीडेशन के कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो देख लीजिए मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ, CH3 CH2 B, ऐसा है ना। अब इसका रिएक्शन हमको किससे कराना है, H2O2 से कराना है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस।
तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको OH लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये थ्राइस है ना, 3 यूनिट है, ठीक है। अब इसके 3 यूनिट ले लेते हैं हम, यहाँ पे भी 3 यूनिट ले लेते हैं। अब इस बॉन्ड को क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। क्या बच गया यहाँ पे, CH3 CH2 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 OH, कितना यूनिट है यहाँ पे, 3 यूनिट है, तो सामने 3 लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, BOH का थ्राइस या फिर H3BO3 हम इसको बोलते हैं, बोरिक एसिड इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका टोटल मैकेनिज्म है कि पहले मतलब क्या बोलना चाहिए, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर यहाँ पे क्यों हो रहा है, ये इसका रीज़न है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी के वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो मेथड्स है अल्कोहल फिनॉल बनाने का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, ठीक है गाइस। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको जो एक और मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, अगर आप बोलते हैं कि आपको वो जानना है तो मैं आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज हम जो NCERT में जैसा दिया हुआ है, जिस तरीके से जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से हम यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं कि आपको जानना है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो मैं वो वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है गाइस। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो नए हों प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।